येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कई तरह के वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस में असेट से रिलेटेड हो सकते हैं, लायबिलिटीज़ इनकर कर सकते हैं, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, इनकम्स भी हो सकती हैं। यानी जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था, उन सारे ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट कर सकता है कोई भी बिजनेस का इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन। तो प्रश्न ये उठता है, अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या सबके लिए एक ही बुक होना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर सारे ट्रांजैक्शंस को आप एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है उस बुक में कम्बरसम हो जाएगा और आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस तो कैश से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके उधार होंगे जो आपने किसी से खरीदे हैं या बेचे हैं। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना इज नॉट फीजिबल और प्रैक्टिकली वो अच्छा भी नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बुक्स में, उसको हम जर्नल बोलते हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो में, एक और वीडियो है उसमें बता चुका हूं जनरल 8 तरह के होते हैं। तो जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, कोई भी बिजनेस में इवेंट होगा तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। और इन ट्रांजैक्शन को आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और जर्नल जो है सब्सिडरी बुक कहलाता है। ये जर्नल सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो जर्नल जो है वो एक तो कैश बुक हो गया, और दूसरी जो सब्सिडरी बुक्स रहती हैं वो रहती हैं जैसे परचेज बुक, ठीक है, सेल्स बुक। इस तरह से ये बुक्स रहती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और एक जर्नल प्रॉपर बनाया जाता है जो इन बुक्स में किसी में रिकॉर्ड नहीं होती, वो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था। अब एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इस टॉपिक में हम कैश बुक लेके आए हैं, तो मैं एक्चुअली कैश बुक की ही बात करूंगा यहाँ पर। कैश बुक में देखिए दो साइड्स रहती हैं, एक तो रिसिप्ट साइड होती है और दूसरी पेमेंट साइड होती है। जो रिसिप्ट साइड होगी, जैसे मान लीजिए ये कैश बुक है पूरा बोर्ड मेरा, अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड, इसको हम डेबिट से सिग्निफाई करेंगे। और दूसरा हो गया पेमेंट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट में सिग्निफाई करेंगे। बिल्कुल जस्ट एक डेबिट साइड मैं आपको बता दे रहा हूं, सिंपली आप क्रेडिट साइड भी उसी पैटर्न पर बना लेंगे। देखिए ये रिसिप्ट साइड है, इसमें ये टोटल तो अमाउंट का रहता है, इसमें आप अमाउंट लिखोगे, अमाउंट विल बी इन रुपीज। और एक कॉलम और बनता है, इसका बनता है, ये बनता है लेजर फोलियो, यानी कि इसमें लिखेंगे आप लेजर फोलियो नंबर। और यहाँ एक डेट का अमाउंट, डेट का कॉलम रहता है, इसको आप बोलेंगे डेट। तो डेट इसमें रिसीट साइड लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम रिसीट की जगह इसको यूज करेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स माने उस ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है। और यही बिल्कुल कॉपी कर देंगे उस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो ये प्रोफार्मा आपका बन गया है कैश बुक का। यहां पर सेम मैं आपका कॉपी कर दे रहा हूं, ये अमाउंट कॉलम, ये लेजर फोलियो, ये डेट का कॉलम। तो बिल्कुल देखेंगे आपकी जस्ट इसका बिल्कुल कॉपी है डेट। यहां पर्टिकुलर्स लिख देता हूं मैं, यहां लेजर फोलियो नंबर आएगा और यहां अमाउंट आएगा। ये आपका इन रुपीज ही होगा, ऑब्वियसली वो क्रेडिट अमाउंट होगा। तो आप देखेंगे कि कैश बुक की दो साइड्स हो गई। दिस वन सेपरेट्स द डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट एंड क्रेडिट देखिए अलग हो गया। ये रिसिप्ट साइड में बता चुका हूं और ये पेमेंट साइड बता चुका हूं। यानी जितना पैसा आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डेबिट आप उसको करते जाएंगे क्योंकि आपका असेट इंक्रीज हो रहा है। कैश बुक इज योर असेट।
जितना भी जाएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ध्यान रखने की बात ये होगी कि आपका ये इनकमिंग साइड है और ये आउटगोइंग साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज आया राम, राइट हैंड साइड इज गया राम। जो गया वो राइट हैंड में, जो आया वो लेफ्ट हैंड में। दिस इज द कैश बुक प्रोफॉर्मा। अब मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं कैश बुक के बारे में। कैश बुक देखिए, इसको जनरल भी बोलते हैं और ये लेजर भी होता है। लेजर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अकाउंट के फॉर्म में होता है। ये कैश बुक की जगह मैं यहां पर आपको कैश अकाउंट लिख रहा हूं, क्योंकि लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं और ये कैश बुक बिल्कुल अकाउंट के फॉर्मेट में ही बनती है, इसलिए इसको लेजर भी बोलते हैं। और कैश बुक एक जर्नल भी है। जर्नल इसलिए कि कैश बुक में एंट्री डेट वाइज होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, इसलिए इसको जर्नल एज वेल एज लेजर बोलते हैं। दूसरा एक बात है कि ये एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी है, यानी कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है, यानी मैंने बताया जनरल भी है, और एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी है क्योंकि ये लेजर का काम भी करता है। तो दो बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। इसमें अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कैश बुक क्या होती है। मैं आपको यहां पर अभी ब्रीफ कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, अगर हम काइंड्स की बात करें तो कैश बुक एक तो होती है सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक, इसको हम बोलेंगे सिंगल कॉलम। तो एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक होगी, दूसरा होगी डबल कॉलम कैश बुक, एक सिंगल कॉलम कैश बुक और एक डबल कॉलम कैश बुक, ये दो आप कैश बुक बनाएंगे। तीसरी तरह की कैश बुक होती है, उसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। ये पैटी कैश बुक क्या होता है, ये इंप्रेस सिस्टम होता है, इंप्रेस सिस्टम होता है, ये इंप्रेस सिस्टम कहलाता है। और इसमें आप छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी को आप पैसे दे देते हैं तो वो इंप्रेस सिस्टम कहलाता है। ये कैश बुक जो डबल कॉलम है, इस डबल कॉलम में एक तो कैश का कॉलम बनता है और एक बैंक का कॉलम बनता है। कैश और बैंक दोनों होते हैं, करेक्ट। दूसरा एक चीज मैं आपको बता रहा था कि जो आपका ये कैश है, इस कैश में एक्चुअली आता क्या क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसमें कैश में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इसमें देखिए, आप कॉइन्स इंक्लूड होंगे, इसमें नोट्स इंक्लूड होंगे, इसमें आपके डिमांड ड्राफ्ट होगा, यानी ड्राफ्ट कह सकते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। यानी कॉइन्स, नोट्स, ड्राफ्ट, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और आपको पोस्टल ऑर्डर भी पता होगा, पोस्टल ऑर्डर भी होते हैं, ये भी कैश का ही पार्ट है। तो कैश बुक बनाते समय आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट कैश ट्रीट किए जाएंगे। तो कैश में तीन तरह की मैंने कैश बुक बताई आपको। एक तो सिंपल कैश बुक यानी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम मींस कैश और बैंक दोनों होगा, और एक इंप्रेस सिस्टम होता है जो छोटे छोटे खर्चों के लिए एक व्यापारी अपने अकाउंटेंट को छोटे छोटे खर्चों के लिए इंप्रेस देता है। जैसे 1000 रुपये महीना दे दिया आपको, तो उसमें महीने भर का छोटे छोटे खर्चे करेगा वो, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आपके फिर से वो पूरे कर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से एक छोटे जो अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए गुल्लक का काम करता है, ये जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसको वो पूरा कर दिया जाएगा अमाउंट को। तो दिस इज कॉल्ड इंप्रेस सिस्टम। हम बात करेंगे आज सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। उसका प्रोफॉर्मा मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज द सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि आप देख रहे हो एक ही अमाउंट का कॉलम है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और अगर मैं ये डुअल कॉलम ले लूं, डबल कॉलम ले लूं, तो यहाँ कैश और बैंक दो कॉलम मुझे मेंटेन करने पड़ जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सिंगल कॉलम कैश बुक, करेक्ट। देखिए, अब हम बात करते हैं कैश बुक पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज और बताया था कि जो भी अकाउंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देखिए, एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तीन तरह के आप अकाउंट यूज करते हो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग होता है कि हमने किसी पर्सन से कुछ पैसा लिया या दिया है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा या तो पर्सन से हो सकता है। तो पर्सन से अगर आपने लिया या दिया है, तो आपका अगर लिया है तो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि कैश इज कमिंग,
और अगर दिया है तो क्रेडिट साइड में आएगा। यानी ये पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कैश का ट्रांजैक्शन, तो अगर पर्सन से रिलेटेड होगा तो पर्सन का नाम आएगा। अगर वो पर्सन से रिलेटेड नहीं है तो असेट से रिलेटेड हो सकता है। रियल मीन्स ये असेट से रिलेटेड है, तो आपकी असेट से रिलेटेड है मीन्स कि आपको असेट्स को बेचने पे कैश मिला है तो इधर आएगा डेबिट साइड में, और आपने अगर परचेस की है असेट तो आपका कैश गया होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो या तो वो पर्सनल से रिलेटेड हो सकता है अकाउंट ट्रांजैक्शन, या रियल से रिलेटेड हो सकता है, अदरवाइज आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, रेवेन्यू एंड गेन्स। आपने कुछ अगर इनकम अर्न की है तो आपकी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि आपको कैश मिला है, यानी दिस साइड। और आपने अगर कोई खर्चा किया है, आपका कोई एक्सपेंस है, तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा कि आपने ये खर्चा किया है तो कैश आपके पास से आउटगोइंग हो रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है। तो ये तीन ही तरह के अकाउंट को हम इन बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कैश बुक में मेंटेन करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम कैसे इसको डील करते हैं कैश बुक में, चाहे वो पर्सन अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, हम उसको कैसे डील करेंगे ये आपके साथ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कैश मिला मिस्टर एक्स से, इसमें दो अकाउंट इफेक्टेड हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, इसका मतलब कैश मिला, कैश इज कमिंग, तो आपने यहां डेबिट साइड में लिख देना है, डेट लिख देंगे आज 28 ऑफ मई 2020 है। मैं यहां लिख दे रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। एक्स से कैश मिला, कितना पैसा मिला, मान लीजिए 10,000 रुपीज मिला, ठीक है। तो जो मिला वो इधर आ गया। देखिए आपने देखा होगा कि जितना भी इनकमिंग होगा वो हम इस साइड में लिख देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें सारी इनकमिंग लिखेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद यू, आपके पास कितना पैसा बचा है। तो जितना आया उसमें से खर्चा कर देंगे, बाकी का अमाउंट बचेगा। और 99%, 99.99% कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आएगा नहीं उससे ज्यादा आप खर्च भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं, बैंक से उधार ले लेते हैं, उस केस में क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। दैट इज द 0.01% मैंने इसके लिए छोड़ दिया था। तो अगले एंट्री हम देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई असेट बेची, अब ये तो एग्जांपल था पर्सनल अकाउंट का। मान लीजिए मैंने कोई असेट बेची है तो मैं इसी डेट में लिख देता हूं कैश डेबिट टू असेट, यानी कोई बिल्डिंग बेची आपने, छोटा सा बिल्डिंग का टुकड़ा था, 1 लाख का बेच दिया, तो ये बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग बेची, पैसा आया, इधर आ गया। अच्छा, एक हो गया पर्सन, एक हो गया रियल, एक नॉमिनल का ले लेते हैं, डेट 29 कर लेते हैं। इस नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया कि हमें कोई इनकम मिली है। आपको इनकम मिल सकती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कमीशन मिला, तो मैं यहां कमीशन लिख लेता हूं। आपको कमीशन मिला 2,000 रुपीज का, ये मैंने यहां लिख लिया। तो एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट, इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस या इनकम्स के अकाउंट्स आप कैश बुक में लिखते जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 28, 29, 30, इस तरह से। ऐसे ही अब हम चलेंगे क्रेडिट साइड की तरफ, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर साइड की तरफ। जो आउट गोइंग है, जो हमारे पास से कैश जा रहा है, उसको क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। देख लेते हैं कुछ एंट्रीज, जैसे मैं 2020 लेता हूं और मई का महीना ले लेता हूं मैं, और यहां लिख देता हूं 28 को ही खर्चा किया। मेरे पास यहां 28 तारीख को पैसा आया, मैंने 28 में ही खर्चा कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट किया, ये एक्स से आया और मैं वाई को पेमेंट कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा बाय वाई, यानी वाई का अकाउंट आप डेबिट कर लेंगे। ये 2000 मैं मानता हूं आपने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट ले लेता हूं इसी डेट में, मान लीजिए आपने असेट कोई खरीदी है, तो आपने ये बिल्डिंग बेची 1 लाख की, दूसरी बिल्डिंग खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, तो यहां लिख देंगे हम बाय फर्नीचर अकाउंट। ये फर्नीचर मैं मानता हूं 5,000 का खरीदा आपने, ठीक।
तो ये पर्सनल, ये रियल, और एक लेता हूं 29 तारीख को नॉमिनल अकाउंट का। 29 तारीख को मैंने डेट लिया, तो यहां लिख दूंगा मैं बाय रेंट। आपने किसी को रेंट पे किया, आपका एक्सपेंसेस है, आपका आउट गोइंग हो रहा है कैश, तो क्रेडिट साइड में आएगा। रेंट में मान लेता हूं 2000 रुपए। अब देखिए इसमें यहां पर आपको इनकमिंग भी है, आउट गोइंग भी है, तो दोनों का हम बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे पास अब कितना पैसा लेफ्ट है, तो हम हमेशा ये टोटल करेंगे। 1,12,000 का ये टोटल हो रहा है। दिस वन डेबिट साइड 1,12,000। सेम टोटल डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ये हम जानते हैं, बेसिक अकाउंटिंग रूल है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड में सेम टोटल लिख देंगे 1,12,000। अब हमें देखना पड़ेगा डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस यहां पर लिखेंगे सेम डेट में। डिफरेंस आएगा, वहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यानी जो बैलेंस बचा लेफ्ट, द बैलेंस लेफ्ट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, कि आपका इतना पैसा आया, इसमें से ये खर्च हो गया, तो बचा जो वो बैलेंस आएगा। आप उसके लिए एक काम भी कर सकते हो, यहां तक का आप टोटल कर सकते हो। ये टोटल आ रहा है 9,000। इस 1,12,000 में से 9,000 को आप लेस करेंगे, रिजल्टिंग फिगर बच रही है 1,03,000। ये आपका बैलेंस बचा 1,03,000 का। आपका बैलेंस जो कैश का बचा वो 1,03,000 हो जाएगा। इस तरह से आप ये कैश बुक को प्रिपेयर कर लेते हो और एक लाइन इसको क्लोज कर लोगे, जिससे आपका ये अकाउंट पूरा दिखेगा समरी के फॉर्म में। तो मैं समझता हूं ये कैश बुक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।